नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में जो प्रश्नोत्तर है उस पर ध्यान देंगे। जो प्रश्नों की सूची है उसका अध्ययन करेंगे और उसका उत्तर ढूंढेंगे। तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो ये पाठ पहले ही पढ़ाया गया है। आप मेरे चैनल पर खोजेंगे तो ये पाठ आपको मिलेंगे, वहाँ लाइन बाय लाइन पढ़ाया है। उसके बाद आज ये प्रश्नोत्तर के लिए वीडियो है, तो आप इसे देखिए। निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो ये पहला प्रश्न है, इसकी बात करेंगे। पहला प्रश्न क्या है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती। संधि महाभारत में जो झगड़ा हुआ पांडवों और कौरवों के बीच में, लेखक का कहना है कि अगर वह उसके समाधान के लिए वार्ता बातचीत अगर कुंती और गांधारी, कुंती जो पांडवों की माता थी और गांधारी जो कौरवों की माता थी, तो ये इन दोनों महिलाओं में अगर ये बातचीत हुई होती समस्या के समाधान के लिए, तो निश्चित रूप से संधि की शर्तें अच्छी होती और युद्ध नहीं होता। ये लेखक का विचार है। तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखिए। अब इसमें प्रश्नोत्तर में आपको ये ध्यान देना होगा कि कहने का मतलब क्या है। मतलब यह है कि दुनिया में झगड़े होते हैं, युद्ध होते हैं, कलह होता है, तो आखिरकार इसका समाधान क्या है? तो समाधान के लिए माना जाता है कि नारी जाति में वह गुण है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि प्यार है, उसमें सहानुभूति है, स्नेह है, ममत्व है, जो पुरुषों में उस मात्रा में संभव नहीं है। तो इसीलिए लेखक का कहना है कि अगर महाभारत की जो समस्या थी उसका समाधान करने के लिए अगर पांडवों और कौरवों की माताओं अर्थात कुंती और गांधारी के बीच में इसका समाधान ढूंढने का प्रयास होता तो संभव था कि महाभारत नहीं मचता। मतलब लेखक को स्त्रियों की न्यायप्रियता और ममत्व पूर्ण व्यवहार पर काफ़ी भरोसा है। तो इसीलिए वो बोले कि नारी विनम्र और दयावान होती है। इस गुण का अच्छा पक्ष यह है कि यदि पुरुष इन गुणों को अंगीकार कर ले तो अनावश्यक विनाश से बचा जा सकता है। पुरुष सदियों से अपने आप को शक्तिशाली मानता आया है। उसने नारियों को घर की चारदीवारी के अंदर सीमित किया है। घर का जीवन सीमित होता है और बाहर का जीवन खुला हुआ है, निस्सीम होता है। पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा कि अपना रक्त बहाते समय कुछ नहीं सोचता कि क्या होने वाला है। स्त्रियों के गुण दया, माया, सहिष्णु, भीरुता, पुरुषों के गुण पौरुष इत्यादि इसके विपरीत हैं। अतः लेखक कहता है कि यदि वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो यह महाभारत न मचता। पुरुष में क्रोध होता है जिसमें समर्पण के बदले अहंकार का भाव अधिक रहता है। तो दुर्योधन के अहंकार के चलते महाभारत मचा। तो ये कहना है कि स्त्रियां मामलों को अच्छी तरह से हैंडल करने में, उनका समाधान ढूंढने में सक्षम है। अब दूसरा प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? आज इसकी क्या सार्थकता है? अर्धनारीश्वर का मतलब यह है कि प्रकृति स्त्री और पुरुष दोनों के मिलने से ही संभव है। कोई एक सिर्फ नारी या सिर्फ पुरुष पूर्ण हो ही नहीं सकता है, वह अपूर्ण है। तो जब तक दोनों मिलेंगे नहीं तब तक पूर्णता का एहसास होगा नहीं, और जब तक कोई चीज़ पूर्ण नहीं होगी तब तक वो संपूर्ण नहीं है और वह पूर्ण रूप से फलदायी नहीं हो सकती है। तो अर्धनारीश्वर का मतलब ही है कि प्रकृति आधा नारी और आधा मर्द है, पुरुष है। अर्थात सिर्फ स्त्री को संपूर्ण मान लेना यह भी गलत है, सिर्फ पुरुष को संपूर्ण मान लेना यह भी गलत है।
अर्थात दोनों में जो गुण और दोष हैं वो दोनों को पूरक बनाते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उनमें कोई न कमज़ोर है, न कोई ज़्यादा ताकतवर है, न किसी में प्यार है, न किसी में नफ़रत है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक में है तो एक में नहीं है, और एक में जो गुण ज़्यादा है वो एक में कम है। अर्थात ये क्या है कि प्रकृति की संपूर्णता का एहसास हमें तब होगा जब स्त्री पुरुष को बराबरी का दर्जा मिलेगा। स्त्री पुरुष में मतलब पढ़ाई में आपको एक मेन फैक्टर है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग भेद नहीं होना चाहिए। तो एक लाइन में कहा जा सकता है कि अर्धनारीश्वर पाठ लिंग भेद के खिलाफ है। अर्धनारीश्वर से हमें लिंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाने की प्रेरणा मिलती है, जिसको रामधारी सिंह दिनकर ने भी समर्थन अपना दिया है। तो यही इसमें है कि स्त्री पुरुष मिल जाएंगे, दोनों के गुण मिल जाएंगे, दोनों के दोष मिल जाएंगे, तो यह प्रकृति पूर्ण हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि नारी नर पूर्ण रूप से समान हैं। पुरुष यदि नारियों के कुछ गुण अपना ले तो अनावश्यक विनाश से बच सकता है। नारी पुरुषों के गुण अपना ले तो भय से मुक्त हो सकती है। इसीलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई होगी। अब इसके बाद जो प्रश्न है वो है रविंद्रनाथ प्रसाद, मतलब जयशंकर प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद, इन सबों ने अपने अपने साहित्यों में स्त्री पात्रों की कल्पना की है, उनकी रचना की है। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर का कहना है कि इन सबों में कुछ अंतर है। तो कहीं ना कहीं रामधारी सिंह दिनकर, प्रसाद, रविंद्रनाथ और प्रेमचंद ने जो स्त्रियों को स्थान दिया, स्त्रियों का चित्रण किया, उस चित्रण से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वे लोग स्त्री को कमज़ोर के रूप में ही चित्रित करते हैं। ठीक है, मतलब प्रसाद की स्त्री भी कमज़ोर है, रविंद्रनाथ की स्त्री भी कमज़ोर है, और प्रेमचंद का चिंतन भी स्त्रियों को पुरुषों के मुकाबले कमज़ोर ही साबित करता है। तो दिनकर का कहना है कि ये चिंतन, ये सोच सही नहीं है। ठीक, तो इसीलिए इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा कि ये महान कवि, महान लेखक तो ये लोग हैं कौन, रविंद्रनाथ, प्रसाद और प्रेमचंद, लेकिन स्त्रियों के प्रति जो उनकी धारणा है वह पूर्ण आधुनिक नहीं है। वो स्त्रियों को पुरुषों के अंदर ही स्वीकार करते हैं, जो दिनकर को पसंद नहीं है। इसलिए उनका कहना है कि ये क्या है कि अर्थात नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म, कीर्ति, वीरबल, शिक्षा, दीक्षा लेकर वह क्या करेगी। ये कौन बोले थे? ये बोले थे रविंद्रनाथ। प्रेमचंद ने कहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। इसी प्रकार प्रसाद जी बड़ा ईड़ा, जयशंकर प्रसाद, उनकी रचना में ईड़ा है स्त्री। तो ईड़ा के विषय में कहा गया है कि ईड़ा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं। तो निष्कर्ष निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते हैं। नारियों के प्रति इस तरह के भाव तीन बड़े चिंतकों को शोभा नहीं देते, इसीलिए दिनकर इनके चिंतन से दुखी हैं। नारी संसार में सर्वत्र नारी है और पुरुष न कोई किसी से कम है न कोई किसी से ज़्यादा, दोनों मिल जाते हैं तो यह प्रकृति खिल उठती है। बस इतना ही। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है, इसकी बात करेंगे हम लोग अब। तो इसका भी उत्तर बहुत ही आसान है, हम लोगों ने पढ़ा है पाठ में कि मर्दों की मान्यता है, मर्दों की समझ ये होती है कि नारी आनंद की वस्तु है। जो पुरुष जीवन से आनंद चाहते थे उन्होंने नारी को गले लगाया, उनका आलिंगन किया, वे प्रवृत्ति मार्गी हैं। अर्थात जिस मार्ग के प्रचार से नारी की पद मर्यादा उठती है उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा गया। निवृत्ति मार्ग वे हैं जिन्होंने अपने जीवन के साथ नारी को भी ढकेल दिया, क्योंकि नारी उनके किसी काम की चीज़ नहीं थी। इसके लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, वैयक्तिक मुक्ति की खोज को जीवन का सबसे बड़ा साधन माना,
सन्यासी मार्ग ही निवृत्ति मार्ग है। तो मतलब निवृत्ति मार्गियों ने स्त्रियों को और पतन का कारण माना, वो सन्यास ले लिए और स्त्रियों से दूर हो गए। प्रवृत्ति मार्गी वे लोग हुए जो स्त्रियों को स्वीकार किए, स्त्रियों में भी सौंदर्य के दर्शन किए। तो यही है प्रवृत्ति मार्गी, स्त्रियों को महत्व देते हैं, जीवन में स्त्रियों का रूप सौंदर्य उनका सहयोग जरूरी है। निवृत्ति मार्गियों का कहना है कि जीवन में अगर स्त्रियां आ जाएं तो मनुष्य का जीवन नरक बन जाता है। तो ये प्रवृत्ति मार्ग जो स्त्री को स्वीकार करता है उसके महत्व को, निवृत्ति मार्ग वो जो स्त्रियों को बुराई का कारण समझता है। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, ये प्रश्न है एक। तो बुद्ध ने आनंद को कहा कि जो धर्म उन्होंने चलाया था वह 500,000 वर्ष तक चलने वाला है, 5 सहस्र वर्ष, किंतु अब वह 500 वर्ष चलेगा। 500,000 चलता, अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को उन्होंने भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। मतलब उनके धर्म में उन्होंने नारियों को स्वीकार किया। इसका मतलब है कि आने वाले समय में बौद्ध धर्म बहुत दिनों तक नहीं टिकेगा। स्त्रियां आएंगी तो पुरुषों में कलह होंगे और अंततः धर्म अधर्म के मार्ग पर चल पड़ेगा, जिससे उसका विनाश हो जाएगा। स्त्री को और हेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है, क्या ऐसा कहना उचित है? नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? ये है 7वां। तो नारी के लिए ये सारे शब्द उचित नहीं हैं, लेकिन जो पुरुष नारियों में निगेटिविटी देखते हैं वे इसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर स्त्री को हम अहेरिन कह दें, नागिन कह दें, जादूगरनी कह दें, तो हम क्या करते हैं? हमारी मंशा ये होती है कि नारियों को बुरी आत्मा के रूप में दिखाना, उनके महत्व को अस्वीकार करना, उनकी अवहेलना करना। इनकी इजाद इसलिए पुरुष करता है क्योंकि उनसे उसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता को दुलारने में सहायता मिलती है। यह जरूरी नहीं है कि वह विकार दोनों में है। नाग और जादूगर के गुण भी नारी में कम, पुरुष से अधिक होते हैं, पुरुष में ही ज़्यादा होते हैं। एवं आखेट शिकार करना तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है। अतः स्त्री को इस तरह निकृष्ट उपाधियों से विभूषित करना उचित नहीं है। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? प्रश्न संख्या 7। तो मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, हमें पता है। नारी घर में और पुरुष बाहर लग गए काम के लिए। यहाँ से जिंदगी 2 भागों में बट गई। घर का जीवन सीमित था और बाहर का जीवन विस्तृत था, निस्सीम था। तो छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन होती चली गई, इसलिए स्त्रियां पुरुषों के अंदर हो गई। कृषि के विकास के साथ नारी की पराधीनता प्रारंभ हो गई। ये इस पाठ के आधार पर मालूम पड़ता है। ठीक है। तो अब इसके बाद ये प्रश्न 8 आपको है व्याख्या करना है। ठीक है। तो ये व्याख्या करना है, इसको हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे और उसमें जो भाषा से संबंधित प्रश्न हैं व्याकरण से, उसका भी समाधान करेंगे। एक और वीडियो प्रश्नोत्तर के लिए आप प्लीज़ इसको देखते रहिए। मैं सारा प्रश्नोत्तर आपके समक्ष अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे।